गुड इवनिंग, नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू यूट्यूब चैनल पर। हमारी चल रही थी 3D मेंसुरेशन के कुछ स्पेसिफिक जो पार्ट है जिनको टिपिकल समझा जाता है उनकी सीरीज। इसमें हमने डिस्कस क्या किया, जो पहला लेक्चर था उसमें हमने देखा एक पिरामिड ऐसा जिसका बेस एक स्क्वायर या फिर वर्ग होता है। उससे जो अगला सेशन था उसके अंदर हमने डिस्कस किया था पिरामिड जिसका बेस एक रेक्टेंगल होता है, ट्राइंगल होता है, रेगुलर हेक्सागन होता है। इन पर बेस सारी की सारी बातों को हमने डिस्कस कर दिया था। आज का जो हमारा सेशन है वो बेस्ड रहेगा टेट्राहेड्रोन या फिर समचतुष्फलक पर, कि समचतुष्फलक क्या होता है, टेट्राहेड्रोन कैसे बनता है, कैसे इसका वॉल्यूम फाइंड करें, कैसे इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, और कौन सी एक स्पेसिफिक बात अगर आप ध्यान रख लेते हो तो कंप्लीट टेट्राहेड्रोन आपके समझ में आ जाता है, या उस पर बेस्ड कोई भी सवाल हो आप इजी वे में डील कर सकते हैं। पीडीएफ्स वगैरह के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल है वासु स्टडी आईक्यू नाम से, ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा था तो लगभग 10 घंटे का वो सेशन था अपना, 10 लेक्चर थे, उसकी पीडीएफ, हाइट एंड डिस्टेंस के 6 सेशन थे उसकी सीरीज, पिरामिड हमने पढ़े हैं उनका, और भविष्य में जितनी भी चीजें होंगी तो उन पर बेस जितने भी पीडीएफ बनेंगे, क्वेश्चंस बनेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनेंगे, या जो भी नोट्स वगैरह होंगे वो सारे के सारे आपको यहां से मिल जाएंगे। तो चलिए फिर टेट्राहेड्रोन या फिर समचतुष्फलक की बात करें तो आपके दिमाग में कैसी इमेज बनी कि जो टेट्राहेड्रोन या समचतुष्फलक है ये कैसा होता होगा। तो बात को समझना, जैसे ये अपना टेट्राहेड्रोन बनेगा, कैसे बनेगा जरा देखना। आपने क्या किया, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल लिया, ये वाला जैसे इक्विलेटरल ट्राइंगल है ये आपने ले लिया। असल में देखा जाए तो ये पिरामिड ही होता है, ठीक है, ट्राइंगुलर बेस का पिरामिड होता है। लेकिन ये क्या है, जैसे इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यहां पर भी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यहां भी इक्विलेटरल, और ये जो चौथा है ये भी अपना क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इसी वजह से इसके स्पेसिफिक नाम हो जाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, आप पढ़ते हैं क्यूब और क्यूबॉइड, क्यूब और क्यूबॉइड असल में देखा जाए तो प्रिज्म होते हैं। तो क्यूब और क्यूबॉइड ना पढ़ करके हमें क्या पढ़ना चाहिए, प्रिज्म, उसमें सारी की सारी चीजें आ जाएंगी, लेकिन उनके स्पेसिफिक नाम हो गए। रीजन क्या है, वो शेप्स हैं, वो इतनी ज्यादा काम में आती हैं, तो इस वजह से उनका नाम होता है। तो वैसे ही देखा जाए तो हमने देखो ट्राइंगुलर पिरामिड पढ़े थे। ट्राइंगुलर पिरामिड में क्या होता था, बेस ट्राइंगल, एक आपका टॉप होता था, साइडों के अंदर 3 ट्राइंगल आपके बन जाते थे, तो ये शेप क्या बनती थी, पिरामिड। उस ट्राइंगुलर पिरामिड के अंदर और टेट्राहेड्रोन में डिफरेंस क्या है, तो आपको क्या बताया था कि वहां पर जितने भी ट्राइंगल बनते थे आइसोसेलेस ट्राइंगल बनते थे। हो सकता है इक्विलेटरल ट्राइंगल भी हो, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होगा, इसलिए उनका नाम क्या था, ट्राइंगुलर बेस के पिरामिड, त्रिभुजाकार आधार के पिरामिड। यहां पर हमारे पास जो चारों के चारों ट्राइंगल दे रखे हैं वो क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो एक बात बताओ, ये जैसे आपने बेस मान लिया, इसको ऊपर उठाया, इसको आपने ऊपर उठाया, इसको आपने ऊपर उठाया, क्लियर है। कुछ सिंपल सिंपल से रिजल्ट है, ये मैं आपके सामने लिख देता हूं। सिंपल सिंपल रिजल्ट क्या है भाई, एक सिंपल सी बात बताओ, कोई आपसे कहे कि इसका जो टोटल सरफेस एरिया है वो क्या होगा, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखो, जिस बच्चे को ये फिगर पता है कि भाई ये जो बनाते हो, तो असल में देखा जाए तो ये 4 इक्विलेटरल ट्राइंगल से आप बना सकते हो। तो टोटल सरफेस एरिया या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर हम लोग बात करें तो ये बनता किससे है, 4 इक्विलेटरल ट्राइंगल से। क्लियर हो गई बात। अगर आप इसको थोड़ा सा सोल्व करके लिखना चाहे तो क्या कह सकते हो, 4 गुणा 1 इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया √3/4। साइड आप क्या मान लो, ए मान लो, तो यहां से क्या आ जाएगा आपके पास, a², ये पार्ट इससे कट जाएगा। तो आप कह सकते हैं यहां से कि टोटल सरफेस एरिया जो है आपका वो निकल के आया √3a²। क्लियर हो गई बात। कोई कहे हमसे कि लेटरल सरफेस एरिया या तिर्यक पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो एक सिंपल सी बात बताओ, ये तो बेस में चला जाएगा, ये हो गया, ये ऊपर हो गया, अगेन ये हो गया। तो लेटरल सरफेस जो है इसकी तिर्यक पृष्ठ, उसमें कितने ट्राइंगल लगे हुए हैं, 3 ट्राइंगल लगे हुए हैं। तो आप यहां से क्या ध्यान रख सकते हो कि लेटरल सरफेस एरिया
या तिर्यक पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो बनता है 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल से। अगर आप इसको फॉर्मूले की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो 3 गुणा √3/4 और e² लिखा जा सकता है। बेस एरिया की बात करें तो बेस एरिया क्या आपके पास, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो यहां से देखो सिंपल सी बात जो हमारे सामने निकल के आई है वो ये है कि आप इतने हिसाब से इतने डिटेल में जाकर के फॉर्मूले मत ध्यान रखो। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो आप क्या लिख सकते हो, 4 इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया। बात खत्म हो गई। शेप आपको इसीलिए तो बना करके दिखा रहे हैं बोर्ड के ऊपर, इसीलिए तो नहीं सीधे सीधे उसको रखा, एक 3D फिगर आपके सामने रखा जिससे आप ये समझ पाए कि एक्चुअल में टेट्राहेड्रॉन क्या होता है। अब एक बात बताओ, जो बच्चा सीधे सीधे, जैसे एक ऐसा भी स्टूडेंट होगा जो सिर्फ बुक के अंदर ही उस बात को पढ़ेगा, अगर उसकी 3D की इमेजिनेशन ठीक नहीं है तो समस्या आनी है। 3D भी थोड़ी ठीक ठाक है, या फिर कई बच्चे जो होते हैं जैसे ट्रिक के चक्कर में पड़े रहते हैं, कोई बात नहीं हमें तो फॉर्मूला बता दो, हमें बाकी चीजों से कोई लेना देना नहीं। तो एक तो वो क्या करेगा, ये फॉर्मूला ध्यान रखेगा, दूसरा वो ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखेगा। अब एक कॉमन सेंस लगाओ, समझदार आदमी की तरह पढ़ाई लिखाई करो कि जो चीज समझी जा सकती है उसको समझना क्यों नहीं चाह रहे, उसको क्यों रटना चाह रहे हो। अब मेरे ख्याल से जो बच्चे पहली बार भी टेट्राहेड्रॉन पढ़ रहे हैं उनका जो टोटल सरफेस एरिया, बेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, कुछ भी उनसे पूछ लो, पूरे जीवन में कभी भी पूछ लो उनसे, वो नहीं भूलेंगे। रीजन क्या है, उन्होंने सारी की सारी चीजें देख ली कि टेट्राहेड्रॉन जो है वो बना कैसे है। 4 इक्विलेटरल तो टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया में एक बेस हो जाएगा, बचे हुए 3 ट्रायंगल क्या है आपके लेटरल सरफेसेस। तो यहां से आपको लेटरल सरफेस एरिया के नाम पर क्या ध्यान रखना है कि ये 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया। और अगर कोई कह दे कि बेस एरिया, आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, तो यहां पर आप कह सकते हो कि बेस में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, समबाहु त्रिभुज, तो लिखा जा सकता है। तो आई होप ये वाली बात आपकी क्लियर हो गई होगी कि टेट्राहेड्रॉन जो होता है उसके अंदर सरफेस एरिया सबसे इजी टास्क है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया आपको पता है। और जैसे धीरे धीरे आपकी कमांड बनती जाती है ना कि इमेजिनेशन के अंदर, तो फिर फ्यूचर में तो आपको पता है कि यहाँ √3/4a² आएगा, 4 से 4 कटेगा, तो उस केस में √3a² ऑटोमेटिक ध्यान रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती हम लोग रटने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे नेसेसरी बात क्या होगी, सरफेस एरिया से रिलेटेड सारी बातें ये है आपकी। अब बात करते हैं वॉल्यूम की। एक सिंपल सी बात आपको सिखाई थी मैंने जब हमने पिरामिड स्टार्ट किया था स्क्वायर बेस का, कि वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट क्या होता है। वॉल्यूम इक्वल्स टू होता है n इंटू बेस एरिया इंटू हाइट। वहां पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कोई भी शेप नीचे से ऊपर तक एक जैसी होती है तो वहां n की वैल्यू 1 हो जाएगी, जैसा क्यूब में होता है, क्यूबॉइड में होता है, सिलेंडर में होता है, प्रिज्म में होता है। अगर आपकी शेप के अंदर कोई कर्व है, इस टाइप का घुमाव है, जैसा कि आपका जो हेमिस्फेयर होता है अर्धगोला, तो वहां मल्टीपल क्या रहेगा 2/3 बेस एरिया इंटू हाइट। ये लॉजिक काम करता है। अगर कहीं भी स्लांट हाइट मौजूद है आपकी, तिर्यक ऊंचाई, या कोई सिर्फ नीचे से स्टार्ट हुई, नीचे उसका कैसा भी पार्ट था, ऊपर वो किसी बिंदु पर खत्म हो गई, तो ऐसे केसेस में n की वैल्यू हम लोग क्या लिखते हैं 1/3। क्लियर है। तो वैसी की वैसी ही शेप आपकी क्या होती है टेट्राहेड्रॉन। तो वॉल्यूम क्या होगा 1/3 बेस एरिया इंटू में हाइट। ये हो गया। तो वॉल्यूम यहां से क्या आ गया 1/3, बेस एरिया क्या होता है भाई √3/4a² इंटू में हाइट। तो देखो टेट्राहेड्रॉन में अगर कोई बात समझने लायक है तो वो है टेट्राहेड्रॉन की हाइट। अगर किसी बच्चे ने एक तो 3D शेप को देख लिया कि ये बनता कैसे है, प्लस में अगर उसे हाइट फाइंड करनी आती है या उसे याद है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, फाइंड करनी आती है तो वो तुरंत उसको फाइंड भी कर लेगा, उसे याद है तो बहुत अच्छी बात है। तो जिस बच्चे को हाइट पता है वो सारे के सारे सवालों को कर सकता है, चाहे वो टेट्राहेड्रॉन का कैसा भी सवाल क्यों ना हो। अब चलो इसको तो मैं थोड़ा सा साइड में रख देता हूं एक बार के लिए, इतनी बात क्लियर हो गई होगी। असल में जो मेन मुद्दा है वो है इसकी हाइट को निकालना। तो चलिए फिर पहले तो बना लेते हैं इसके फिगर को कुछ इस हिसाब से। नीचे आपको क्या लेना है बेस में एक ट्रायंगल, ये ट्रायंगल हो गया,
इन सबको आपस में मिला दो, ये टॉप हो गया। क्लियर है? ये साइड आपकी ए, ये भी ए, इधर वाली भी ए, ये वाली भी सब की सब क्या चलेगी? ए। ऊपर से नीचे आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। इस पॉइंट को मैं मान लेता हूं ओ, ये पॉइंट मेरा है ए और ये पॉइंट है मेरा के। लिखा जा सकता है। आपको असल में देखा जाए तो हाइट फाइंड करनी है और हाइट को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? ओके रिप्रेजेंट कर रहा है। इस पार्ट को भी क्या कर दो आप, यहां से मिला दो, ये इस पर परपेंडिकुलर हो गया। ये ए है, ये ए है, तो यहां से देखना जरा, टेट्राहेड्रॉन की जो एजेस होती हैं, जो इसके किनारे होते हैं, उनकी लंबाई भी क्या चलती है आपकी हमेशा। थोड़ा सा समझ लो एक बार के लिए बात को। देखो आपको पता है ये सारे के सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो यहां दोनों ट्रायंगल ने टच किया, तो ये क्या कहलाता है? एज या किनारा। तो जो साइड आपके इक्विलेटरल ट्रायंगल की है, इक्विलेटरल ही दूसरे इक्विलेटरल को टच करता है, इस वजह से एज की लेंथ भी क्या हो जाएगी? जो इसकी साइड होती है, तो इसको भी हम लोग क्या लिखेंगे? ए। क्लियर है? तो यहां से ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, कौन से वाला? ओ से ए तक की दूरी, ये हमारी क्या होगी? एज है, ये इसकी किनारा। अब देखो ये सिंपल सी बात मुझे बताना, इक्विलेटरल ट्रायंगल है एक, आपका नाम देना चाहे तो इसको नाम दे सकते हैं एबीसी। एबीसी इक्विलेटरल ट्रायंगल है या समबाहु त्रिभुज है, उसका सेंटर क्या है आपका? के। ए से के तक की आपको दूरी चाहिए। वर्टेक्स शीर्ष से सेंटर केंद्र तक की दूरी क्या थी? कैपिटल आर, और इसे लिखते क्या थे? a/√3। ठीक है भाई, एक सेशन में बताया था, नहीं पता है तो देखो छोटी सी बात है, इसको मैं एक बार फिर लिख देता हूं। कोई भी ट्रायंगल है इक्विलेटरल, जैसे एक्स, वाई और जेड, क्लियर है? अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो यहां पर ये जो पॉइंट होता है इसका सेंटर, यहीं पर सेंट्रोइड, सेंटर ऑफ ग्रेविटेशन, केंद्रक भी यही होता है, इन सेंटर अंतः केंद्र भी यही होता है, सरकम सेंटर परि केंद्र भी यही होता है, ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र भी यही होता है। कहने का मतलब समबाहु त्रिभुज या इक्विलेटरल ट्रायंगल में चारों के चारों सेंटर इसके अंदर ही मिलते हैं। क्लियर हो गई बात? अब यहां से आप क्या ड्रॉ करते हो? एक लाइन ड्रॉ करते हो, यहां से लेकर यहां तक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये जो लाइन होती है ये परपेंडिकुलर भी होती है, एंगल बाइसेक्टर का भी काम करती है, मीडियन का भी काम करती है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का भी काम करती है। मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा हूं यहां पर। रीजन क्या है? ये सारे के सारे सेंटर हमें ज्योमेट्री में पढ़ने भी हैं, हालांकि एक सेंटर और भी होता है, एक सेंटर, और इसके अंदर कहीं भी आप पॉइंट लगाते जाओ वो सारे के सारे सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल ही होते हैं, बट उनका इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होता है। वो मास पॉइंट थ्योरम से आप सोल्व कर सकते हो, सीवीएन के उसके अंदर एक दो प्रॉपर्टी काम आती है। ठीक है, कितने भी बना सकते हो। यहां भी एक पॉइंट है, इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिला दिया, वो भी सेंटर है। ठीक है, चलिए फिर ये वाली जो लेंथ होती है ये आपको क्या बताई थी? a/√3 कैपिटल आर होती है, और ये वाली जो लेंथ होती है इसे हम लोग क्या लिखते थे? a/2√3 स्मॉल आर। क्लियर है? अब ये बात है जिन बच्चों को पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है वो इसको नोट डाउन कर लेंगे। यहां से देखना जरा, लेंथ आपने निकाल ली, अब इसको ऑब्जर्व करना, ट्राइंगल AOK। क्या कह रहा हूं मैं कि इन ट्राइंगल AOK, त्रिभुज AOK के अंदर अगर आप देखते हैं तो ये क्या है आपकी h, हाइट जो कि आपको चाहिए, ये a/√3 है, ये a है, तो 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस। तो अगर मैं सीधे सीधे कहूं कि h की वैल्यू क्या होगी तो आप कह सकते हो √90 के सामने हाइपोटेनस a² माइनस ये वाला पार्ट आपका बेस, स्क्वायर कर दोगे तो a²/3। थोड़ा सा इसको हम लोग सोल्व कर लेते हैं, 3 एलसीएम आएगा तो ये क्या हो जाएगा 3a² माइनस a², तो क्या बचेगा 2a²। तो पूरे के अंडर रूट लगा हुआ है तो अंडर रूट में 2 और नीचे अंडर रूट में 3a², या फिर इसको लिख सकते हो आप कि जो 2/3 है उसका अंडर रूट इंटू में a। टेट्राहेड्रॉन में अगर कोई मुझसे पूछे कि सबसे जरूरी बात क्या है तो आपको पता होनी चाहिए टेट्राहेड्रॉन की हाइट। वो किसी भी साइड से मेजर कर दो,
ए से ट्राइंगल BOC के सेंटर को मिलाओगे तो भी आएगी, ऐसे ही बी से ट्राइंगल AOC के सेंटर को आगे तक मिलाओगे तो भी यही आएगी। रीजन, 4 इक्विलेटरल ट्राइंगल एक दूसरे से जुड़ते हैं और इससे हमारा टेट्राहेड्रॉन बनता है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट बात निकल के आई टेट्राहेड्रॉन में वो क्या है, इसकी हाइट अंडर रूट में 2/3 इंटू में साइड। ये रिलेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। कोशिश करना ये सीधे सीधे ध्यान रह जाए, नहीं भी रहे तो भी एक सिंपल सी अप्रोच है। माइंड में बहुत सारी चीजें आपको अज्यूम करनी मैंने बार बार सिखाई है। चलिए फिर यहां तक अगर आपकी बात क्लियर हो गई है तो आप मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, इसका वॉल्यूम क्या होगा। वॉल्यूम क्या है, 1/3 बेस एरिया इंटू में हाइट। तो वॉल्यूम और देख लेते हैं यहां से, तो देखना जरा, वॉल्यूम इक्वल्स टू 1/3 बेस एरिया। बेस एरिया क्या था, अंडर रूट 3/4 ई स्क्वायर। हाइट अभी अभी आपने क्या निकाली, 2/3 का अंडर रूट इंटू में ए। रूट 3 से रूट 3 कैंसिल आउट हो गया, तो वॉल्यूम की यहां से वैल्यू निकल के आ गई क्या भाई, रूट 2 ऊपर बचा हुआ है, अपोन में 4 गुणा 3 12, और ये आपका EQ, ये वॉल्यूम हो गया। इसको भी अगर आप ध्यान रख सकते हो तो रख लेना, बाकी निकाला भी जा सकता है, रूट 2/12 AQ, ये अपना रिलेशन हो गया। बट हाइट वाला जो पार्ट है इसके स्टार मार्क कर लेना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हाँ, एक या दो बार खुद से निकाल करके भी देखना। रीजन क्या, खुद से निकाल लोगे तो क्या हमेशा के लिए बातें ध्यान रह जाती हैं। अब ये पार्ट आपको समझ आ गया होगा, हल्का सा मैं फिर से इसको एक्सप्लेन कर देता हूं और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। असल में देखा जाए तो क्या है, आप 4 इक्विलेटरल ट्राइंगल लेते हो, एक को बीच में रखते हो, 3 इसकी जो किनारे होते हैं या साइड्स होती हैं उन पर रख देते हो। क्लियर है। अब क्या किया आपने, इसको तो मान लिया बेस, इन सबको ऊपर उठा करके एक दूसरे के साथ टच करवा दिया, तो ये जो शेप बनती है ये हमारी क्या हो जाती है, टेट्राहेड्रॉन। टोटल सरफेस एरिया तो 3 ऊपर है इक्विलेटरल ट्राइंगल, 1 नीचे है, तो 4 गुणा में इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया। लेटरल सरफेस एरिया तो ये तो बेस हो गया, किधर से भी मान लो, चाहे इधर से बेस मान लो तो ये 3 आ जाएंगे, ये वाला बेस मान लो ये 3 आ जाएंगे। क्लियर है। तो 3 इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया आपका हो गया लेटरल सरफेस एरिया। बेस में आपके क्या है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल, बात खत्म। हाइट की बात करें तो हाइट एक्चुअल में क्या है, यहां पर देखो ये इसका टॉप है, यहां से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इस हिसाब से यहां पर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इसकी जो लेंथ है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नीचे ये जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है आपका, इसके सेंटर पर जाकर के ये परपेंडिकुलर मिलता है। यहां से हमने एक रिलेशन निकाला, हाइट इक्वल्स टू अंडर रूट 2/3a, वॉल्यूम 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट हो गया। चलो अब हम लोग कुछ सवाल कर लेते हैं। देखो यहाँ PDF की नीड नहीं पड़ेगी, रीजन क्या है, पास्ट के अंदर बहुत कम बार पूछा गया है। आपको क्यों आना चाहिए, क्योंकि सवाल पूछे जा चुके हैं, तो भविष्य में भी आ जाएगा। इंपॉर्टेंट क्यों है, देखो एक तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये पार्ट इतना इजी है, इसमें वैसे ही कोई स्ट्रेस लेने की नीड नहीं है। दूसरा, मान लो कभी सवाल आ जाएगा, आप ये भी सोच लें कि टेट्राहेड्रॉन बहुत रेयर पूछा जाता है, ठीक है, और मान लो आप CGL मेंस में बैठे टेट्राहेड्रॉन का कोई सवाल आ गया, प्री के अंदर भी आ गया, तो एक बात बताओ, आप तो 2 नंबर को स्किप करके जाओगे, और मैं ये कह रहा हूं कि ये सबसे आसान पार्ट है, ये आपके क्यूब से भी इजी पार्ट है, घन जो पढ़ते हैं उससे भी आसान है, और लग भी रहा होगा रिजल्ट आ गए इसके तुरंत के तुरंत। क्लियर है। तो 2 नंबर आप पीछे हो जाते हैं। तो मुद्दा ये है कि जितनी भी चीजें एग्जामिनर आपसे पूछ चुका है इससे पहले एग्जाम में, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो उनको तैयार करके एग्जाम में जाए, एटलीस्ट ट्राई तो लेकर के देखें। ऐसा ही नहीं है कि सीधे मान लो टेट्राहेड्रॉन था, आपने नाम सुना और सोचा पता नहीं यार ये क्या बला, इसको तो छोड़ देते हैं, कुछ और ही होता होगा, ठीक है। तो बेटर ये है कि आप जितने भी चैप्टर हैं आपके, एक बार ट्राई करके जरूर देखें। आपको ये लग रहा है कि हाँ इतनी बार मैंने 3 4 5 बार ट्राई की, मेरे तो ऊपर से जा रहा है, तो आप बिल्कुल उस पर्टिकुलर पार्ट को स्किप कर सकते हैं, बाकी आपको नहीं करना। रीजन ये है कि आप सवाल को छोड़कर आएंगे, 2 नंबर प्री के अंदर, 2 नंबर आपसे जो 2 नंबर आगे है, आपसे 2 नंबर पीछे है, इसकी वजह से रैंक आपकी हजारों के अंदर ऊपर नीचे हो जाती है। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे कि इन चीजों को स्किप नहीं करना है। सवाल में सारे के सारे यहां अपने को उस फॉर्म की नीड नहीं होगी, सीधे सीधे ही करवा देता हूं। देखना, जैसे एक सवाल है कि आपको साइड जो दे रखी है वो 6 सेंटीमीटर दे रखी है किसी टेट्राहेड्रॉन की,
भुजा 6 सेंटीमीटर है। आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछ लिया कि इसका वॉल्यूम क्या होगा। तो एक तरीका तो देखो ये है, वॉल्यूम इक्वल्स टू √2/12 और इंटू में साइड का क्यूब। 6 गुणा में 6 का स्क्वायर लिख देते हैं क्योंकि कट करना आपको, 2 बार कट किया 36 है, बटा में 2 किया, तो वॉल्यूम इक्वल्स टू आपका कितना आ जाएगा 18√2। ये सीधे सीधे अपना क्या बन गया रिजल्ट। यहीं पर सवाल को क्या है कई बार घुमा भी देता है। जैसे आपको क्या कह दे कि इसकी जो एज है, इसका जो किनारा है उसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर है, देन व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। क्लियर है? साउंड आई होप सही आ रही होगी। ठीक है, तो इस केस के अंदर आप क्या करोगे, फाइंड करने की कोशिश करो। देखो हमने क्या समझा है, असल में देखा जाए तो जो एज होती है या जो इसकी साइड होती है, दोनों की दोनों क्या है, सेम होती है। क्लियर है? वॉल्यूम निकालने का सेम वही का वही तरीका रहेगा, वॉल्यूम इक्वल्स टू √2/12। इसकी एज, किनारा और इसकी भुजा, दोनों के दोनों ही क्या होते हैं, सेम। फिर से देखना जरा एक बात, ये जैसे आपने बनाया टेट्राहेड्रॉन, तो इसकी एज क्या है, असल में देखा जाए यही तो इसका किनारा होता है। अब इसकी साइड 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा, तो असल में देखा जाए तो जितनी इसकी साइड होती है वही लेंथ क्या होती है इसकी एज की, √2/12, और यहां से 4 गुणा 4 का स्क्वायर। ठीक है, 4 से काटना अपने को इसलिए 4 क्यूब नहीं लिखा, 3 बार ये कट गया, तो रिजल्ट कितना आ गया 16√2/3। ये अपना हो गया यहां पर रिजल्ट। फिर से देखो एक सवाल और उठा लेते हैं कि आपको जो साइड गिवन है एक टेट्राहेड्रॉन की, एक समचतुष्फलक है, उसकी आपको भुजा दे रखी है। भुजा एक वैल्यू ले लेते हैं, कोई भी रैंडम मान लो 10 सेंटीमीटर, और आपसे पूछ लिया कि इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। ऐसे ही एक सवाल और ले लेते हैं कि आपको साइड गिवन है इसकी 3 सेंटीमीटर, इसका लेटरल सरफेस एरिया या फिर तिर्यक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। क्योंकि जब भी सवाल आएंगे वो सीधे सीधे आएंगे, और जितना एक्सट्रीम पॉसिबल हो सकता है मैं आपको सारी बातें यहां से डील करवा ले जाऊंगा। देखना जरा, पहला जो सवाल है इसका सॉल्यूशन अगर हम लोग करें तो देखो, टोटल सरफेस एरिया आपको पता है 4 इक्विलेटरल ट्राइंगल से बनता है, 4 समबाहु त्रिभुज से बनता है। एक समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा 4 गुणा √3/4, और साइड का स्क्वायर 10 का स्क्वायर यहां पर 100। ये पार्ट इससे कट जाता है, तो अपना जो फाइनल रिजल्ट होगा वो क्या निकल के आएगा 100√3 लिखा जा सकता है। क्लियर है? और जिस किसी को ये बात सीधे ध्यान जिसको ये बात सीधे ध्यान है वो सीधे सीधे भी इसका रिजल्ट बता सकता है। अगर आपको ये बात सीधे ध्यान नहीं है तो वो वाला कॉमन सेंस जरूर मेंटेन रखना, उससे भी आपका काम चल जाता है। ऐसे ही देखो लेटरल सरफेस एरिया की बात करें तो आपने क्या सीखा, 3 इक्विलेटरल ट्राइंगल, इसके लेटरल सरफेस एरिया या फिर तिर्यक पृष्ठीय क्षेत्रफल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां से आप लिख सकते हो लेटरल सरफेस एरिया विल बी 3 × √3/4 एंड साइड इज 3 सेंटीमीटर, तो 3 का स्क्वायर 9। तो रिजल्ट क्या हो गया भाई 27√3/4। क्लियर है? एक सवाल ये भी हो सकता है देखो कि कोई भी टेट्राहेड्रॉन है, एक सवाल और है कि कोई भी टेट्राहेड्रॉन है, इसके अंदर नंबर ऑफ वर्टिसेस, शीर्षों की संख्या ज्ञात करो। क्लियर है? वर्टिसेस कितने होंगे, इसके शीर्ष कितने होंगे, या फिर आपसे पूछ सकता है नंबर ऑफ एजेस, इसके जो किनारे हैं उनकी संख्या ज्ञात करो। तो मेरे ख्याल से ये सिंपल सा सवाल है, सीडीएस में जनरली ऐसे सवाल बनते हैं। देखना जरा, ये आपने क्या बना लिया, एक टेट्राहेड्रॉन। अब देखो इसके वर्टिसेस कितने होंगे, इसके बेस में क्या है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो 1 2 3 तो वर्टेक्स ये हो गया, एक इसके क्या हो गया टॉपर हो गया। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि नंबर ऑफ वर्टिसेस, शीर्षों की संख्या कितनी आ गई 4, किनारे कितने हैं,
तो देखो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसकी 3 साइड आपके पास, 3 किनारे तो ये हो गए, फिर एक किनारा, दूसरा किनारा, तीसरा किनारा। तो इसका मतलब कुल मिलाकर के इसके पास कितनी एज है? 6 किनारे हैं। टोटल सरफेस कितने हैं? सरफेस 4 इक्विलेटरल ट्राइंगल से बनता है तो ये 4 हो गए। तो इस टाइप के सवाल, रीजन देखो इतना इजी सवाल भी क्यों बना लेता है एग्जामिनर, रीजन इसका इतना सा ही है कि बहुत सारे बच्चे टेट्राहेड्रॉन को पढ़ते ही नहीं है। और अगर मैं बात करूं, इतनी सारी बुक्स देखी है मैंने कि ये मान के चलो कि 50% बुक्स वाले भी क्या है, टेट्राहेड्रॉन को कवर नहीं करते, थ्योरी में नहीं दिखाई देता आपको टेट्राहेड्रॉन कहां पर है। तो इस वजह से इस पर्टिकुलर पार्ट पर पास्ट की कुछ अलग अलग एग्जाम्स में इस टाइप के सवाल भी पूछे गए हैं। अब देखो एक फेमस सा सवाल है इस पर बेस्ड। फेमस सा सवाल क्या है कि वॉल्यूम इक्वल्स टू टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम इक्वल्स टू टोटल सरफेस एरिया किस फॉर्म में? न्यूमेरिक वैल्यू। इनकी जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो क्या दे रखी है आपको? इक्वल। कहने का मतलब सवाल कैसे पूछेगा कि एक समचतुष्फलक है, समचतुष्फलक की जो न्यूमेरिक वैल्यू है, संख्यात्मक मान है किसका? आयतन का और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का, वो बराबर है। न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम इज इक्वल। देन फाइंड द साइड पूछ सकता है, वॉल्यूम पूछ सकता है या टोटल सरफेस एरिया पूछ सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों चीजें तो आपकी बराबर आनी है। तो ये सवाल आप कैसे सोल्व करोगे, बात समझ में आ गई होगी। वैसे देखा जाए तो देखो दो चीजें तभी इक्वल होती हैं जब उनकी यूनिट सेम है। जैसे मैं 1 किलोमीटर चल लिया, 1 किलोमीटर में चल लिया, या फिर मैंने 2 लीटर पानी पी लिया, क्या दोनों इक्वल है? नहीं है ना। तो यूनिट सेम होना मस्ट है कंपैरिजन के लिए। तो कभी भी आप एरिया को वॉल्यूम से कंपेयर नहीं कर सकते, बट इसीलिए वो क्या कहता है कि इनकी जो सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू है वो सेम है। तो आप क्या करोगे भाई, वॉल्यूम लिखा जाता है √2/12, साइड आपने क्या मान ली? a, तो a³ इक्वल्स टू में टोटल सरफेस एरिया 4 इक्विलेटरल ट्राइंगल, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया √3/4 a², ये लिखा जा सकता है। ये 4 से 4 कट गया और यहां से आप इसको सोल्व करोगे, ये वाला पार्ट आ गया, यहां क्या बचा आपके पास? a। तो a इक्वल्स टू 12√3 अपोन में रिजल्ट आपका क्या निकल के आ गया? √2। देखो क्या किया हमने, √2/12 a³ वॉल्यूम हो गया। टोटल सरफेस एरिया आपका क्या होता है? 4 गुणा √3/4 a²। तो यहां से जो साइड आपकी निकल के आ गई वो ये लिखी जा सकती है। हो सकता है वो भविष्य में इसको थोड़ा बहुत और भी सोल्व कर दे, जैसे क्या कर दे, ऊपर नीचे √2 का मल्टीप्लाई कर दे तो नीचे 2 बनेगा, वो इससे कट जाएगा तो 6, और √2 का √3 से गुणा करोगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? 6√6। तो दोनों ही टाइप की संभावना बनती है, इसकी ज्यादा पॉसिबल है। क्लियर? आपको बस इतना ध्यान रखना है, वॉल्यूम √2/12 a³ इक्वल्स टू टोटल सरफेस एरिया √3 a², इक्वल किया, कंपैरिजन किया, रिजल्ट आ जाएगा। अब एक सवाल तो उसका ये था, साइड निकालनी है, तो साइड आपकी क्या आ गई? 6√6। अगर वो मान लो यहां वॉल्यूम पूछता तो साइड तो निकालते ही निकालते, उसके बाद आपको सोल्व करना था √2/12 इंटू में a³। तो यहां मैं क्या लिख देता हूं? 6 का क्यूब 216, √6 का क्यूब 6√6 लिखा जा सकता है। 6 से काटा 2 बार 108 लिखा जा सकता है। अंदर आप चाहो तो इसका मल्टीप्लाई कर सकते हो, इसको थोड़ा और इजी कर सकते हो। ऐसे ही अगर हम लोग बात करें टोटल सरफेस एरिया की, तो यहां से रिजल्ट हमारा क्या आना चाहिए? सेम। टोटल सरफेस एरिया क्या ध्यान रखा था भाई आपने? 4 से 4 कट जाएगा, √3 इंटू में a², √3 इंटू साइड का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर कितना हो गया भाई? 36, इंटू में इसका भी स्क्वायर करोगे तो ये 6, तो ये क्या आ गया? 216 √3। अब आप ये मत सोचना कि सर ये तो अलग अलग हो गया, अलग अलग नहीं है। देखो इसको जब आप रीड करेंगे तो असल में ये कितना है? 2 इंटू 3 √, में तो √2 का √2 से मल्टीप्लाई किया 2, 108 को गुणा करोगे 2 से 216 और √3 लिखा जा सकता है। तो ये हमारी क्या होगी कुछ बातें कि इस टाइप का भी इसमें सवाल पूछा जा सकता है। या फिर देखना जरा, सबसे इंपॉर्टेंट जो सवाल है वो किस पर बेस्ड होता है? हाइट पर। जैसे आपको ये कह दे
कि एक टेट्राहेड्रॉन है जिसकी साइड 18 सेंटीमीटर है, देन व्हाट विल बी द हाइट ऑफ टेट्राहेड्रॉन। एक समचतुष्फलक की भुजा 18 सेंटीमीटर है, इस समचतुष्फलक की ऊंचाई क्या होगी, ये आपको सीधे ध्यान रखना। रीजन क्या है, देखो भाई, फाइंड करने का तरीका मैंने आपको सिखा दिया कि इस बात को आप इस टाइप से फाइंड कर सकते हो, क्लियर है। बट इंपॉर्टेंट बात यही रहेगी, घूम फिर करके आपको सीधे ध्यान होना चाहिए। तो 2/3 √a ये लिखा जाता है, तो यहां से वैल्यू आप लिख सकते हो 2/3 इंटू में 18, क्लियर। थोड़ा बहुत इजी करना है तो क्या कर सकते हो, ऊपर नीचे √3 का मल्टीप्लाई, ये 3 बनेगा, ये √3 ये √3, यहां 6, और रिजल्ट देखना 6 √3 और √2, तो ये रिजल्ट क्या आ जाएगा 6√6, ये हमारा हो गया रिजल्ट, लिखा जा सकता है। चलो एक आखिरी सवाल, आखिरी क्या, चलो एक दो बातें और भी डिस्कस करनी है। चलो फिर से देखना, जैसे आपको कह दिया जाए कि आपके पास जो हाइट है वो कितनी है, मैं लिख लेता हूं, मान लो 4√2 सेंटीमीटर है, या फिर ऐसा कर लेते हैं, हाइट जो है वो 6√2 सेंटीमीटर है, वॉल्यूम क्या निकल के आएगा, ऐसा भी सवाल बन सकता है। तो सबसे पहला काम, आपको ये तो पता है कि वॉल्यूम जब आप निकालते हो तो √2/12 a³ करते हो, तो आपको नीड किसकी है भाई, साइड की। यहां से साइड निकाली जा सकती है कैसे, 2/3 इंटू में साइड इक्वल्स टू में हाइट, हाइट कितनी है 6√2, √2 से √2 कटा, a की वैल्यू कितनी हो गई 6√3, लिखा जा सकता है। अब यहां से इस वैल्यू को आप क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे, तो ये आ गया √2/12 इंटू a³, 6 का क्यूब करोगे तो ये कितना आ गया भाई 216, और ये 3√3, 3 से काटोगे 4 बार, 4 से काटोगे 5 और 4, क्लियर है। तो रिजल्ट हमारा जो आया यहां से 54√6, ये लिखा जा सकता है। तो घुमा फिरा करके मैं अगर बात कहूं, ये माइंड में सेट हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। वॉल्यूम भी आप ध्यान रख लो तो भी ठीक है, ना ध्यान रखो तो भी। हाइट यहां पर इंपॉर्टेंट है। एक भविष्य की बहुत आगे की बात करें कि मान लो चीजें दिन प्रतिदिन जैसे टफ हो रही हैं, तो भविष्य में जैसे आज से अगर आप पेपर उठाओगे 10 साल पहले तक, तो उसमें क्या है, कटिंग ऑफ कोन पूछ लेता था। जैसे 2012, 13, 14 एसएससी था, कटिंग ऑफ कोन, कोन की कटिंग पूछ लेता था। शंकु का जो पृष्ठ के कटिंग करता है ना बेस के पैरेलल में, आपने देखे कि भी होंगे सवाल। रिसेंट के 2-3 साल देखो, इन 2-3 सालों में क्या हुआ, उसने पिरामिड की कटिंग भी पूछनी स्टार्ट कर दी कि ये पिरामिड है, 3 बराबर हिस्सों में काट दिया जाता है। तो एक संभावना ये भी बनती है कि भविष्य में क्या हो सकता है, आपको ये कह दे कि एक टेट्राहेड्रॉन है, उसे आधार के समांतर 2 इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। आधार के समांतर इसकी ऊंचाई को, इसकी जो हाइट है, इससे 2 इक्वल पार्ट में कट किया जाता है, ठीक है। अब आपसे ये पूछ सकता है एक सिंपल सा सवाल कि इसका वॉल्यूम और जो नीचे वाला पार्ट है उसके वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा। तो पहले भी मैं आपको समझा चुका हूं, जैसे कटिंग का कॉन्सेप्ट कोन का होता है वैसा ही पिरामिड का होता है। उसी पैटर्न की शेप आपकी टेट्राहेड्रॉन है, तो सेम पैटर्न काम करेगा। तो जिन बच्चों ने पिछला सेशन नहीं देखा जिसमें कटिंग की बात की थी लास्ट के 2 सवालों के अंदर, वो सेशन देख लेना। आपको क्या कहा था कि यहां सिमिलरिटी काम आती है, और वॉल्यूम का रेशियो लिखना, इसका मतलब आपको एडजस्टमेंट किसका करना है, साइड के थ्रू जा रहे हो तो यूनिट का एडजस्टमेंट करना, जो इसकी विमाएं होती हैं उनको बैलेंस करना होता है, क्लियर है। सिमिलरिटी यहां एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि अपने आप में वो 7-8 घंटे का एक लेक्चर है, क्लियर है। तो यहां देखो ये लेंथ आपकी 1 है छोटे टेट्राहेड्रॉन की। अगर मैं बात करूं बड़े टेट्राहेड्रॉन की, तो बड़े टेट्राहेड्रॉन की हाइट कितनी है 2। साइड की यूनिट जो होती है वो आपकी होती है क्या, सेंटीमीटर। अगर आपको वॉल्यूम का रेशियो चाहिए तो आपको यूनिट बैलेंस करनी होगी। वॉल्यूम क्या होता है, सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका मतलब आप जब रेशियो लिखेंगे तो साइड का आपको क्यूब करना पड़ेगा। तो ये जो मेरे पास ऊपर वाला पार्ट है 1 का क्यूब कर दो तो इसका वॉल्यूम क्या आ जाएगा 1। ऐसे इसका 2 का क्यूब कर दो तो इस पूरे का वॉल्यूम कितना आ जाएगा 8। ऊपर वाले का वॉल्यूम 1, पूरे का 8,
तो जो नीचे बच गया उसका कितना आ जाएगा 7। क्लियर है? ये सवाल आप एकदम माइंड में भी कर सकते हैं। माइंड में कैसे? मान लो ये कह देता कि एक टेट्राहेड्रॉन है, एक समचतुष्फलक है आपका, और उसे आधार के समांतर 3 बराबर हिस्सों में काटा जाता है ऊंचाई से। तीनों भागों का आयतन निकालो। तो देखना जरा, छोटे टेट्राहेड्रॉन देखो 1 1 1, छोटे टेट्राहेड्रॉन की हाइट 1, तो छोटे टेट्राहेड्रॉन का वॉल्यूम 1 का क्यूब। बड़े टेट्राहेड्रॉन की हाइट कितनी? 2, वॉल्यूम कितना बड़े टेट्राहेड्रॉन का? 8। उससे नीचे तो इसकी हाइट 3, 3 का क्यूब करोगे तो कितना? 27। अब देखो ऊपर जो सबसे पहला टुकड़ा उसका वॉल्यूम 1, बड़े टेट्राहेड्रॉन का 8 है, तो 1 हटा दोगे तो बीच में जो पार्ट है उसका वॉल्यूम कितना? 7। फिर देखना पूरे का 27 और इससे ऊपर वाले का 8 है, तो इसको लेस कर दोगे तो ये रिजल्ट क्या आ जाएगा? 19। असल में ये क्या होता है, ये इसका अंतर और इसका अंतर, इस फॉर्म में रटना नहीं है, पहले बात को समझना। जैसे मान लो ये कह देता कि इसे 2:1:3 में ब्रेक किया जाता है, ऊंचाई को 2:1:3 में काटा जाता है, आयतन का अनुपात क्या होगा? तो आप सीधे सीधे क्या करोगे, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, और यहां से कंप्लीट हाइट कितनी? 6, 6 का क्यूब 216, ये लिखा। ऊपर टेट्राहेड्रॉन है, वॉल्यूम का रेशियो कितना आ गया? 8। इन दोनों का अंतर कितना आ गया भाई? 19। अब आपको निकालना है इन दोनों का अंतर। 216 है, 16 लेस कर दोगे तो जैसे इसमें से भी 16 हटा दो, इसमें से भी 16 हटा दो, तो ये कितना बचेगा? 11। क्लियर? 200 में से 11 को लेस कर दो, 10 चला जाएगा 190, तो ये रिजल्ट क्या आ जाएगा? 189। क्लियर? तो ये सारी की सारी आपकी अप्रोच होती है किसी भी पार्ट को पढ़ना है। हालांकि ये क्या है, अगर कोई फॉर्मूले से ही करना चाहे तो ये मान सकते हो 10 मिनट का खेल है ये सारा का सारा टेट्राहेड्रॉन, लेकिन फिर उसकी लिमिटेशन है कि वो आपको उतना ही ध्यान रहेगा जितने फॉर्मूले हैं। फॉर्मूले भूले आपका चैप्टर गायब होगा। तो हमने हर चीज को एकदम डेप्थ में इसीलिए पढ़ा है, रीजन क्या है? एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। जैसे टोटल सरफेस एरिया कभी भी आप जीवन में भी नहीं भूलेंगे इस बात को। क्लियर है? हाइट आपको ध्यान रखनी है तो स्पेशल मार्क कर दिया कि ये चीज टिपिकल है। वॉल्यूम का आपको कॉन्सेप्ट पता है। इसके अलावा कोई भी सवाल इधर उधर से घुमा दे, वॉल्यूम दे दे, टोटल सरफेस एरिया दे दे, हाइट पूछ ले, कुछ भी, सारे के सारे सवाल आप इजी वे में कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये सेशन हमारा पसंद आया होगा। अगर ये सारी चीजें आपको ठीक लगती हैं तो आप क्या करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्ले स्टोर से स्टडी IQ की आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। आपके कोई भी सुझाव है किसी भी टाइप के, स्पीड को लेकर, कंटेंट की क्वालिटी को लेकर, या समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताया करें। कमेंट सेक्शन के अंदर आप बता देंगे तो हमारी जो टीम है वो इनके कमेंट वगैरह देख लेती है, उसके हिसाब से हम लोग स्टेप लेंगे। PDF के लिए आपको मैंने बता ही दिया, वासु स्टडी IQ नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आपको PDF मिलेंगे। तो फिर चलिए, आपका दिन रात सब मंगलमय हो। मिलते हैं कल रात 9 बजे। जय हिंद, जय भारत।